इस गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे उस घटना के बीचों बीच उतरेंगे जिसने पिछले कुछ समय में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, यानी 2026 का अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध। हम इस विषय पर एक डिटेल्ड ऑडियो पॉडकास्ट बना रहे हैं ताकि सुनने वालों को पूरी पिक्चर समझ आए। और हमारे पास स्रोत भी काफी अच्छे हैं इस बार। विकिपीडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं, रूसी आईएसडब्ल्यू और सीएसआईएस जैसे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं। हाँ, और अरब न्यूज़ तथा सीआईजीएस जैसे प्लेटफॉर्म्स के लेख भी शामिल हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य उन कड़ियों को जोड़ना है कि कैसे दशकों से चल रहा एक शैडो वॉर अचानक एक खुले और भयानक संघर्ष में बदल गया। राइट। और एक बात पहले ही क्लियर कर देना जरूरी है कि हम इन सोर्सेज में दी गई जानकारियों को बस पेश कर रहे हैं। एकदम सही। इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक पक्ष नहीं है। जो फैक्ट्स रिपोर्ट्स में है, हम बस उनका निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत होती है 28 फरवरी 2026 से। ये एक आम दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन अचानक अमेरिका और इजराइल ने एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया था। हाँ, और इजराइल ने इसे रोरिंग लायन कहा। और इस एक अकेले हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी और लगभग 40 टॉप ऑफिशियल्स को एक ही जगह मार दिया गया। ये सच में एक ऐतिहासिक तौर पर एक बहुत बड़ा कदम था। इसने उस पूरे स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया जिसे डिप्लोमैटिकली मैनेज्ड एस्केलेशन कहते हैं। मैनेज्ड एस्केलेशन यानी वो जो एक कंट्रोल्ड टेंशन होती है। बिल्कुल। सालों से इन देशों के बीच ना एक अलिखित नियम था कि हाँ, प्रॉक्सी वॉर्स होंगे, थोड़े साइबर अटैक्स होंगे, लेकिन सीधे एक दूसरे के टॉप लीडर्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल। पर इस हमले ने उस नियम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये तो वैसी बात हो गई जैसे शतरंज के खेल में जब एक खिलाड़ी जीतने ही वाला हो और दूसरा अचानक पूरा बोर्ड ही पलट दे। सही एग्जाम्पल है, पूरा गेम ही बदल गया इससे। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ठीक इस हमले से पहले ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील पर बात लगभग तय हो चुकी थी। ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि डील विद इन रीच है। हाँ, डील लगभग होने ही वाली थी। तो ईरान जब राजी था कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, तो अचानक ये अटैक क्यों? शांति के इतने करीब आकर शतरंज का बोर्ड पलटने की क्या जरूरत थी? यहाँ जो सबसे रोचक बात है ना, वो इंटेलिजेंस और जियोपॉलिटिक्स का एक बेहद खतरनाक दाव है। डील होने ही वाली थी, लेकिन तभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बेहद खुफिया टिप दी। अच्छा, कैसी टिप? उन्होंने बताया कि ईरान के सभी बड़े नेता, जिसमें सुप्रीम लीडर खमानेई भी शामिल हैं, एक ही जगह पर इकट्ठा होने वाले हैं, एक मीटिंग के लिए। अब समझिए, वॉशिंगटन और तेल अवीव में एक धारा हमेशा से ये मानता रहा है कि ईरान के साथ कोई भी डील सिर्फ एक टेम्पररी पैच है। मतलब उन्हें लगता था कि जब तक ये रिजीम वहां है तब तक खतरा रहेगा। एग्जैक्टली। तो जब उन्हें पूरी टॉप लीडरशिप को एक ही झटके में खत्म करने का मौका मिला, तो उन्होंने शांति वार्ता को दरमियान में ही छोड़ दिया। इसे मिलिट्री में डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं, यानी आप दुश्मन के दिमाग को ही काट देते हैं, इस उम्मीद में कि बाकी का शरीर अपने आप गिर जाएगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। बाप रे! और इसका पैमाना तो देखिए। सोर्सेस के अनुसार इजराइल ने दावा किया कि उसने एक ही दिन में ईरान पर 1200 से ज्यादा बॉम्ब गिराए। उनके 200 फाइटर जेट्स इसमें शामिल थे। ये उनकी एयरफोर्स का अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। ये कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि ईरान पहले हमला करने वाला था। यानी ये टोटली एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। और ट्रंप ने तो सीधे कह दिया कि ईरान की जनता को अब अपनी सरकार अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। ये साफ तौर पर रिजीम चेंज की कोशिश थी। यही इस पूरी घटना का टर्निंग पॉइंट है। जब आप किसी देश के सर्वोच्च नेता को मारते हैं और 1200 बम गिराते हैं, तो आप उन्हें कोई वार्निंग नहीं दे रहे, आप उनका वजूद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब एक्शन इतना बड़ा हो तो रिएक्शन का पैमाना भी उतना ही विशाल होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ईरान ने जो पलटवार किया, जिसे उन्होंने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 का नाम दिया, वो सिर्फ फिजिकल दुनिया में नहीं था। हाँ, उन्होंने साइबर स्पेस का जो इस्तेमाल किया वो हैरान करने वाला था। वही तो। जमीन और हवा के अलावा उन्होंने साइबर वॉरफेयर का एक अनोखा तरीका अपनाया। सोर्सेज में एक बेहद अजीब डिटेल है। इजराइल ने ईरान के एक बेहद लोकप्रिय प्रार्थना ऐप को हैक कर लिया था। ऐप का नाम बदे सबा है। ओह हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। जैसे ही आसमान से बम गिरने शुरू हुए, लोगों को उनके प्रेयर ऐप पर मैसेजेस आने लगे
कि मदद पहुंच गई है और उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया। सोचिए इस बारे में। आप एक युद्ध वाले क्षेत्र में हैं, आप शांति के लिए अपना प्रेयर ऐप खोलते हैं और दुश्मन वहां पहले से बैठा है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बिल्कुल नया स्तर है। RUSI की रिपोर्ट इस पर बहुत गहराई से रोशनी डालती है। आज के टाइम में आपका स्मार्टफोन ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। सही बात है, ये किसी पर्ची गिराने जैसा थोड़ी है, ये तो किसी की प्राइवेट लाइफ में घुसना हो गया। जब आप किसी के धार्मिक ऐप को हैक करते हैं तो आप उनका रियलिटी पर से विश्वास तोड़ रहे होते हैं। लेकिन पलटवार तो ईरान ने भी किया और उन्होंने दिखा दिया कि उनकी डिजिटल और फिजिकल पहुंच कहां तक है। हाँ, उन्होंने सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं किया बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया। और पता है सबसे हैरानी वाली बात क्या लगी मुझे? उन्होंने UAE में अमेज़न के डेटा सेंटर्स पर ड्रोन से हमला किया, AWS पर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। मुझे भी लगा, मैं सोच रही थी कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटी पर बॉम्ब गिराने का क्या मतलब है। फिर रिपोर्ट से समझ आया कि मॉडर्न युद्ध में डेटा ही सब कुछ है। बिल्कुल, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। आज की सेनाएं ना पुराने जमाने की तरह सिर्फ कागज के नक्शों पर काम नहीं करती। उनके सप्लाई चेन्स, उनका कम्युनिकेशन, उनका टारगेट ट्रैकिंग, सब कुछ क्लाउड सर्वर्स के जरिए रियल टाइम में सिंक होता है। तो AWS जैसे डेटा सेंटर्स पर हमला करने का मतलब है दुश्मन को अंधा कर देना। एग्जैक्टली। अगर सर्वर डाउन हो गया तो ड्रोन ऑपरेटर्स को फीड नहीं मिलेगी। ईरान ये दिखाना चाहता था कि वो उस पूरे डिजिटल नर्वस सिस्टम को तबाह कर सकते हैं जिस पर अमेरिका और उसके साथी निर्भर हैं। और सिर्फ डिजिटल नहीं, उन्होंने फिजिकल सेंसर्स को भी अंधा किया। कतार में ANFPS 132 और बहरीन में ANTPS 59 रेडार सिस्टम्स इस भारी हमले में नष्ट हो गए। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि अमेरिका तो इन रेडार्स को अगले ही दिन रिप्लेस कर लेगा, उनके पास तो बहुत पैसा और टेक है। पर फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट इस गलतफहमी को दूर करती है। वो बताते हैं कि ये रेडार्स कोई आम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। इन्हें बनाने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स और स्पेशलाइज्ड माइक्रोचिप्स चाहिए। इनकी मैन्युफैक्चरिंग में सालों लगते हैं। ओह, यानी एक बार नष्ट हुए तो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। हाँ, एक अंधा कुआं बन जाता है डिफेंस ग्रिड में। और युद्ध में एक अंधा कुआं अपने आप में एक डिजास्टर है। और इसका सबसे भयानक नतीजा कुवैत में देखने को मिला, जिसे मिलिट्रीज फॉग ऑफ वॉर कहती हैं। उस कंफ्यूजन में कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के ही 3 F-15 जेट्स को मार गिराया। फ्रेंडली फायर का एक बहुत बड़ा केस था ये। ड्रोन्स की वजह से इंसानी फैसला लेने का समय मिली सेकेंड्स में आ गया है। जब राडार पर हजारों डॉट्स ब्लिंक कर रहे हो तो अपने और दुश्मन का फर्क समझना नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस वॉर को इतनी हैरानी से देख रहे हैं। पर ईरान यहां नहीं रुका। उन्होंने डीसैलिनेशन प्लांट्स पर भी हमले किए जो पीने के पानी का स्रोत हैं। तो ये प्योरली मिलिट्री से हटकर अब आम जिंदगी को बर्बाद करने पर आ गया था। तो यहाँ आकर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर इस वक्त कोई किसी दूर देश में बैठा इस डीप डाइव को सुन रहा है तो उसे क्यों परवाह होनी चाहिए कि खाड़ी क्षेत्र में किसका राडार टूट रहा है या किसका सर्वर डाउन हो रहा है? क्योंकि इसका असर सीधे उनकी जेब और उनकी थाली पर पड़ता है। वही बात, ये एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की तरह है जहां मिडिल ईस्ट में गिरा बॉम्ब हमारी रसोई पर असर डालता है। ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद कर दिया। दुनिया का 20% तेल वहीं से निकलता है। नतीजा ये हुआ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 के पार चला गया। और तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की चेतावनियों पर गौर करें तो उन्होंने बताया कि खेती के लिए जो फर्टिलाइजर बनता है वो पेट्रोकेमिकल से आता है। अच्छा, तो ऑयल महंगा यानी फर्टिलाइजर महंगा। सही। फिर किसान का खर्च बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, आखिर में आम इंसान के खाने की कीमत दुगनी हो जाएगी। WFP ने तो भुखमरी के एक नए संकट की चेतावनी दी है। ये आपस में जुड़ी हुई दुनिया सच में कितनी फ्रजाइल है। और एविएशन इंडस्ट्री का तो बुरा हाल है। कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस ब्लॉक्ड है और हूथी रेबल्स ने रेड सी में भी हमले तेज कर दिए। तो दुनिया के 2 सबसे मेन मैरिटाइम चोक पॉइंट्स एक साथ ब्लॉक हो गए। इस वजह से नाटो और यूरोप को भी ना चाहते हुए इस युद्ध में कूदना पड़ा। साइप्रस में ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन से हमला हुआ। यूके ने अपने बेसिस अमेरिका के लिए खोल दिए। यहाँ तक कि यूक्रेन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया गया गल्फ देशों की मदद के लिए। सोचिए, यूक्रेन जहाँ पहले से ही युद्ध चल रहा है, उनके एक्सपर्ट्स वहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन के पास लगातार आ रहे ड्रोन स्वॉर्म्स और मिसाइल्स को रोकने का पिछले 2 सालों का तजुर्बा है। ये दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर मिलिट्री नॉलेज कैसे शेयर हो रही है इस संकट में। तक हमने जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात की, लेकिन इस संघर्ष की असली कीमत वहाँ के आम नागरिक कैसे चुका रहे हैं?
क्योंकि स्रोतों में बहुत ही भावुक डिटेल्स हैं। ईरान का समाज इस वक्त कैसा बनता हुआ है? एक तरफ कुछ लोग जश्न मना रहे हैं कि शायद रिजीम चेंज हो जाए। पर जो ग्राउंड जीरो पर है, उनकी हालत बिल्कुल अलग है। हाँ, ड्रॉपसाइट न्यूज की रिपोर्ट में तेहरान के कैफे अहला में हुए हमले के एक सर्वाइवर का कोट है। उसने कहा, अगर मरना ही है तो सबको मार दो, हम डर के नहीं सो सकते। ये पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या सत्ता परिवर्तन का यही तरीका होता है? अगर हम इतिहास और CIS के पॉलिसी ब्रीफ को देखें तो रिजीम चेंज बाहर से इम्पोज करना कभी आसान नहीं होता। अली खामेनेई की मौत के बाद उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, बल्कि उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। यानी अमेरिका ने सोचा था कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक से सिस्टम बिखर जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। बल्कि ऐसी स्थितियों में देश एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ और ज्यादा एकजुट हो जाता है। तो अमेरिका का अनकंडीशनल सरेंडर का जो लक्ष्य है, वो शायद एक लंबा खिंचने वाला विद्रोह या इंसर्जेंसी बन जाएगा। और इस एंडलेस वॉर का डर ना खुद अमेरिका में भी दिख रहा है। स्रोत बताते हैं कि भले ही ट्रंप इस ऑपरेशन को सफल बता रहे हों, पर पोल्स दिखाते हैं कि ज्यादातर अमेरिकन जनता इस हमले के खिलाफ है। कांग्रेस में भी वॉर पावर्स को लेकर वोट हुआ, जो ये दिखाता है कि अमेरिका के अंदर इसे लेकर बहुत मतभेद है। और ईरान ने भी शांति के लिए 3 शर्तें रखी हैं। हाँ, संप्रभुता का सम्मान, मुआवजा और आगे हमला ना होने की गारंटी। पर वेट, जिस देश ने अभी सुप्रीम लीडर को मारा हो, क्या वो कभी मुआवजा देने पर राजी होगा? यही तो बात है। ये डिप्लोमैटिकली एक डेड एंड है। ये शर्तें ऐसी हैं कि टेबल पर बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। जो शांति विद इन रीच थी, वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें, एक शांति समझौता जो होने ही वाला था, एक टिप के चलते खत्म हो गया। साइबर वर्ल्ड से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी, रेडार सिस्टम्स और हमारी रसोई तक सब कुछ इस आग में झुलसा है। आज की दुनिया में कोई युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, वो सप्लाई चेन्स और डेटा सेंटर्स में लड़ा जाता है। सुनने वालों को भी सोचना चाहिए, जब कोई बाहरी ताकत मिलिट्री फोर्स के जरिए किसी देश में रिजीम चेंज लाने की कोशिश करती है, तो क्या उससे वहां कभी असली और स्थायी शांति आती है, या फिर ये सिर्फ एक अनंत अस्थिरता और आतंक के नए दौर की शुरुआत होती है? इस विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।